आज इंडिया ने पाकिस्तान की हालत ढोल की जैसी कर दी है। जो आता है बजाकर चला जाता है। पहले तो पाकिस्तान को इंडिया ने ठोका, फिर पिछले कुछ दिनों से इंडिया से दोस्ती के बाद तालिबान ठोक रही है, और अब खुद इंडिया से निकला एक मुस्लिम सेक्ट जिसने पाकिस्तान बनाने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया था, आज वही पाकिस्तान के लिए किसी मॉन्स्टर से कम नहीं रह गया है। Afghanistan-Pakistan frontier on Sunday, with the Taliban government claiming it killed 58 Pakistani soldiers. 15 Pakistani soldiers have been killed in retaliatory operations that have taken place from the side of Afghanistan. This time, Pakistan has received such a strong response from the Taliban that none of their leaders would have expected it. एक ऐसा मॉन्स्टर जो आज पाकिस्तान की आर्मी को ठोक रहा है। जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट को उखाड़ फेंकने की बात कर रहा है। ये जी काफिला हमारा रवाना हो गया, जिसने पूरे देश को आग के हवाले कर दिया है। आज इनके पास पाकिस्तानी आर्मी से ज्यादा एडवांस वेपन्स हैं, और ये पाकिस्तानी आर्मी के लिए एक नाइटमेयर बन चुके हैं। ये देखें जी, ये तो सबसे आगे चलता हुआ आ रहा है, इसने बंदूक पकड़ी और स्ट्रेट फायर करता जा रहा है। ये देखें जी, ये इंसानी खून जा रहा है, ये इंसानी खून है। ये हमारे अभी कारकुन को अभी से इसकी गोली लगी है। G3 पकड़ी हुई है इसने। G3 जो आर्मी के पास होती है, ये वो गन है। G3 गन पकड़ी हुई है उसने, और वो लगातार स्ट्रेट फायर कर रहा है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि आज पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट को इंटरनेट बंद करना पड़ रहा है, अपने ही स्टेट बॉर्डर्स को क्लोज करना पड़ रहा है, और अपनी ही सड़कों पर बैरिकेडिंग लगानी पड़ रही है। पाकिस्तान सस्पेंड्स मोबाइल इंटरनेट सर्विसेज। मोबाइल इंटरनेट सर्विसेज शट इन इस्लामाबाद एंड रावलपिंडी। Pakistan's capital's entry and exit routes sealed. यानी वो मुल्क जो 1947 में इस्लाम के नाम पर बना था, आज उसी इस्लाम के नाम पर जल भी रहा है। वो लोग जो कभी पाकिस्तान के लिए लड़ रहे थे, अब उसी पाकिस्तान को तोड़ने की धमकी दे रहे हैं। और हम पाकिस्तान हुकूमत का ये काम एक बड़ा गलती समझता है, और इससे मसाइल हल नहीं हो सकता है। इसलिए आज ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान को अब बाहर से ज्यादा खतरा खुद अपने पाकिस्तानियों से है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर कैसे जिस उम्मा के नाम पर बना पाकिस्तान, आज वही उम्मा उसकी धज्जियां उड़ा रहा है। आखिर ऐसा क्या हो रहा है पाकिस्तान में? क्यों जिन लोगों ने पाकिस्तान बनाया आज उसे खत्म करने पर तुले हुए हैं? और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या इंडिया इस खतरे से सच में इम्यून है या नहीं? आइए जानते हैं इस वीडियो में। देखिए, ये समझने से पहले कि कैसे आज पाकिस्तान उसी मॉन्स्टर से डर रहा है जिसे उसने खुद पैदा किया था, हमें ना थोड़ा उसकी हिस्ट्री समझनी पड़ेगी। वैसे तो इस्लाम में कई फिरके हैं, लेकिन ना ब्रॉडली देखा जाए तो मुसलमान जो हैं वो मेनली दो सेक्ट में डिवाइडेड हैं, सुन्नी और शिया। इसमें ना बेसिक डिफरेंस ये है कि जो सुन्नी है ना, वो अबू बकर, उस्मान, उमर, इन सभी को भी इस्लाम का खलीफा मानते हैं, और वहीं पर शिया जो है ना, उनका मानना है कि इस्लाम का अगला खलीफा जो है वो प्रॉफिट मोहम्मद के परिवार से होना चाहिए, और इसीलिए ना वो हजरत अली को खलीफा मानते हैं। पर मजेदार बात यह है कि जो डिफरेंसेस है ना, ये इन दो सेक्ट्स तक सीमित नहीं है, बल्कि इन दोनों के भी अपने कई सब सेक्ट्स हैं जिसमें आपस में काफी मतभेद होते हैं। चाहे वो शियास के बीच में जैदी, इस्माइली या फिर आलवाइड सेक्ट्स के बीच के मतभेद हों, या फिर सुन्नियों के बीच से हनबली, मलिकी, सैफी या फिर हनफी सेक्ट्स के बीच के हों। पर देखिए, यहाँ पर ना हमें सुन्नी सेक्ट है ना, उसको और अच्छे से समझना पड़ेगा। ऐसे तो सुन्नियों के भीतर ना जाने कितने सब सेक्ट हैं, लेकिन 20वीं सेंचुरी के स्टार्ट में ना भारतीय उपमहाद्वीप, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में सुन्नियों के 3 मेजर सब सेक्ट्स थे, बरेलवी, देवबंदी और अहले हदीस। इन तीनों का इस्लाम अलग है, और हर सेक्ट अपने वर्जन को सही इस्लाम बताता है। अगर हम बरेलवी सेक्ट की बात करें ना, तो इनकी जो शुरुआत है वो 1800s के आखिर में
अहमद रजा खान बरेलवी द्वारा बरेलवी उत्तर प्रदेश में की गई थी। इनकी बेसिक आइडियोलॉजी ये थी कि ये लोग ना सूफी ट्रेडिशंस, मज़ार पर चद्दर चढ़ाना, पीर फकीर का आदर करना और प्रॉफिट के बर्थडे को मनाना यानी कि ईद उल मिलादुल नबी को मनाना, ये सब इस्लाम का नेचुरल हिस्सा मानते हैं। पर वहीं पर ना देवबंदी सेक्ट के हिसाब से ना ये सब इस्लाम को करप्ट कर रहा है और उनका एम है इस्लाम को प्योरीफाई करना। देवबंदी उलेमा का कहना है कि इस्लाम के अंदर ना कई चीजें बहुत गलत घुस गई हैं, जैसे कि मज़ार, पीर फकीरों को मानना, प्रॉफिट के बर्थडे को मनाना, ये सब ना बिद्दा है यानी कि इनोवेशन है जिसकी मनाही है। और इसी विचारधारा का एक्सट्रीम वर्जन था अहले हदीस। अहले हदीस या फिर यूं कहें सालफी सेक्ट। ये लोग बिना देवबंदी जैसी आइडियोलॉजी रखते थे लेकिन उनसे भी ज्यादा हार्डलाइनर थे। ये लोग ना हर नॉन इस्लामिक चीज चाहे वो सूफी कल्चर ही क्यों ना हो उसे शिर्क और गुनाह मानते थे। पर अब ऐसे में ना हुआ ये कि जब अंग्रेज भारत को छोड़कर जाने लगे थे तो इन सब ग्रुप्स ने भारत से अलग होकर पाकिस्तान बनाने की डिमांड रखती थी। सर सैयद अहमद खान जो कि खुद एक सुन्नी हनफी थे, उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि अब मुसलमान ना हिंदुओं के साथ कभी नहीं रह सकते हैं, उन्हें अलग से एक मुस्लिम देश चाहिए। पर देखिए ये सब कुछ ना इतना आसान नहीं था क्योंकि उस समय ना हिंदुओं की पॉपुलेशन मेजोरिटी में थी और मुसलमानों के जो कई सेक्ट्स थे ना वो अभी काफी डिवाइडेड और फ्रेगमेंटेड थे। पर वहीं बरेलवी सेक्ट जो था ना वो मासिस से जुड़ा हुआ था। एक बड़ी संख्या में मुसलमान जो थे ना मजार जाते थे और इसी वजह से ना बरेलवियों की संख्या अच्छी खासी थी और इसी वजह से ना बरेलवीज के पास एक बहुत बड़ा ग्राउंड नेटवर्क था। और सबको पता है कि जब किसी सेक्ट के पास रिलीजन और पॉपुलेशन दोनों का कंट्रोल होता है ना तो वो पॉलिटिकल वेपन बन सकता है। इसी बात को ना मुस्लिम लीग ने 1930s में समझा। मुस्लिम लीग को पता था कि अगर इस्लाम के बैनर में मुसलमानों को यूनाइट किया जाए तो पाकिस्तान बनना मुश्किल नहीं होगा। और इसी स्ट्रैटेजी के तहत ना मुस्लिम लीग के लीडर्स ने सभी सेक्ट्स के जो मौलवी थे उनके साथ अलायंस बना लिया और इसमें सबसे आगे आए बरेलवी उलेमा। 1940s में जिन्ना और मुस्लिम लीग ने बरेलवी स्कॉलर से डायरेक्ट सपोर्ट मांगा। पहले तो बरेलवी खुद पॉलिटिकल मैटर से दूर रहते थे लेकिन जब उन्हें लगा ना पाकिस्तान बनने से उनको भी पॉलिटिकल शेयर मिलेगा, पावर शेयर मिलेगा, तो उन्होंने ओपनली लीग को सपोर्ट कर दिया। ऑल इंडिया सुन्नी कॉन्फ्रेंस जो कि बरेलवी स्कॉलर्स की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन थी, उसने 1944 में मुस्लिम लीग को इस्लामिक लेजिटिमेसी दे दी। मौलाना अब्दुल हामिद बदायूनी, पीर सईद फैजुल हसन, ऐसे कई अन्य क्लेरिक्स ने फतवा जारी कर दिया कि पाकिस्तान बनाना हर मुसलमान की रिलीजियस ड्यूटी है। बरेलवी मस्जिदों में भयानक भाषण दिए जाने लगे कि पाकिस्तान बनाना प्रॉफिट का आदेश है। बेसिकली बरेलवी मुसलमान ये मैसेज दे रहे थे कि जो भी मुस्लिम लीग को वोट नहीं देगा वो प्रॉफिट का फॉलोअर नहीं कहलाएगा। कुछ बरेलवी लीडर्स जैसे कि पीर जमात अली शाह ऑफ अलीपुर शरीफ ने, कुछ बरेलवी लीडर्स ने तो यहाँ तक कह दिया कि मोहम्मद अली जिन्ना जो है ना वो वली इस्लाम यानी कि प्रोटेक्टर ऑफ फेथ है और सब मुसलमानों को उन्हें पाकिस्तान बनाने में सपोर्ट करना चाहिए। और इसका रिजल्ट ये हुआ कि बरेलवी मुसलमानों की एक बहुत बड़ी भीड़ मुस्लिम लीग के साथ आ गई। लेकिन जहां बरेलवी पाकिस्तान के नाम पर मुसलमानों को मोबिलाइज कर रहे थे ना, वहीं देवबंदी मुसलमान शुरू में पाकिस्तान के खिलाफ थे। देवबंदी लीडर्स कह रहे थे कि रिलीजन के आधार पर नेशन बनाना खतरनाक है क्योंकि मुसलमान खुद जो है ना वो कई सेक्ट्स में बटे हुए हैं। बरेलवी, देवबंदी, शिया, अहमदी, काउंटलेस सेक्ट्स हैं। उन्होंने चेतावनी तक दी थी कि इस्लामिक स्टेट बनने के बाद ना ये सारे के सारे सेक्ट्स एक दूसरे को खत्म करेंगे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी चेतावनी दी थी कि पाकिस्तान बनने से इस्लाम को फायदा नहीं होगा बल्कि नुकसान होगा क्योंकि अलग देश बनने से उनकी पॉपुलेशन काफी बैकवर्ड हो जाएगी। लेकिन धीरे धीरे ना ये प्रोपेगेंडा फैलाया जाने लगा कि अगर मुस्लिम लीग को सपोर्ट नहीं किया गया तो भारत के मुसलमान जो है ना वो सेकंड क्लास सिटीजन बन जाएंगे और इसीलिए जरूरी है कि जिहाद करके एक नया देश बनाया जाए जहां सिर्फ इस्लाम का परचम लहराएगा। और इसे देखकर ना देवबंदी मुसलमानों के जो भी कुछ लीडर्स थे जो शुरुआत में पार्टीशन के खिलाफ थे वो भी पाकिस्तान के सपोर्ट में आ गए और इस वजह से ना मेजोरिटी ऑफ मुस्लिम्स जो थे वो यूनाइट हो गए और पाकिस्तान बनने की डिमांड और तेज हो गई। इनफैक्ट 1946 के इलेक्शंस में ना मुस्लिम लीग ने मुस्लिम रिजर्व सीट्स जो थी वो 90% तक जीत ली थी। इसके बाद ना आखिरकार 15 अगस्त 1947 को भारत का बंटवारा कर दिया गया और इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान की नींव रखती गई। बरेलवी मुसलमानों की मेहनत रंग लाई, एक इस्लामिक देश बन चुका था। लेकिन किसको पता था कि जिस देश को बनाने के लिए वो इतने खुश हो रहे थे, आगे चलकर उसी देश को वो जलाने वाले हैं। देखिए अब पाकिस्तान बन चुका था। भले ही जिन्ना एक ऐसा पाकिस्तान बनाना चाहता था जहां सभी मुस्लिम सेक्ट एक उम्मा बनकर एक साथ रहें, लेकिन जैसे ही आज़ादी मिली इस्लाम के अंदर पावर ग्रैब की लड़ाई शुरू हो चुकी थी। हर सेक्ट अपने वर्जन के इस्लाम को स्टेट का इस्लाम बनवाना चाहता था। उस वक्त पाकिस्तान की पॉपुलेशन में मेजॉरिटी बरेलवीज की थी, लेकिन पावर शेयरिंग के खेल में देवबंदी सबसे आगे निकल गए। क्यों? क्योंकि उनके पास पहले से ही एक मजबूत रिलीजियस इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद था। दारुल उलूम देवबंद, मज़ाहिर उल उलूम, जमाते उलेमाए इस्लाम, इन जैसे बड़े एजुकेशनल नेटवर्क्स उनके पास ऑलरेडी मौजूद थे। इन मदरसाज ने रिलीजियस एजुकेशन सिस्टम पर मोनोपोली बना ली
और धीरे धीरे देवबंदी उलेमाओं ने सिर्फ रिलीजियस इंस्टीट्यूट्स ही नहीं बल्कि ब्यूरोक्रेसी, इस्लामिक एडवाइजरी काउंसिल्स और लॉ मेकिंग, इन तक में अपनी पकड़ बना ली। पर ऐसा बिल्कुल नहीं था कि बरेलवीज को पूरी तरीके से मार्जिनलाइज कर दिया गया था, क्योंकि ऑब्वियस रीजन यही था कि एक कम्युनिटी पाकिस्तान बनाने में एक मेन वजह थी। ऊपर से इनकी पॉपुलेशन वो तो पाकिस्तान में अच्छी खासी थी, जिस कारण देवबंदीज को भी मॉस्क, दरगाह और वक्फ इनमें कुछ लिमिटेड पावर्स दी गई थी। और इनके अलावा बाकी के सेक्ट्स जैसे शिया, अहमदी, अहले हदीत, इनको भी सिंबॉलिकली कुछ ना कुछ रिप्रेजेंटेशन दी गई थी। लेकिन ये जो बैलेंस बनाने की कोशिश की गई थी ना, ये बहुत ज़्यादा देर तक चली नहीं। सिर्फ 4 साल के बाद पहले जिन्ना की डेथ हो गई और फिर लियाकत अली खान के असैसिनेशन ने पाकिस्तान के पॉलिटिकल और रिलीजियस स्ट्रक्चर को हिलाकर रख दिया। इन दोनों की मौत के बाद मुल्क में सेक्टेरियन वायलेंस अपने चरम पर पहुंच चुका था। फिर 1953 में हुए लाहौर में एंटी अहमदी राइट्स इसका सबसे भयानक एग्जाम्पल है। देवबंदी और बरेलवी उलेमा एक साथ मिलकर ये डिमांड कर रहे थे कि अहमदियाज को काफिर डिक्लेयर कर दिया जाए। जिनको नहीं पता उनको मैं बता देता हूँ कि अहमदीज वो सेक्ट हैं जो मिर्ज़ा गुलाम अहमद कदानी उनको मसीहा मानते हैं। जिन्ना के दौर में ये डिमांड को इग्नोर कर दिया गया, लेकिन उनके मरने के बाद अहमदीज का परसिक्यूशन चालू हो गया। देवबंदियों और बरेलवियों इन दोनों के द्वारा उनके ऊपर अटैक्स इतने वायलेंट हो गए कि पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ को मार्शल लॉ तक लगाना पड़ गया। 1950s के बाद अहमदीज को धीरे धीरे पॉलिटिकल और सोशल लाइफ से बाहर कर दिया गया। उनकी मस्जिदों पर ताले लगने लगे, उनके स्कूल्स को बंद कर दिया गया और स्टेट्स ने ऑफिशियली उन्हें साइडलाइन कर दिया था। और यही सेम परसिक्यूशन शिया और बाकी के वीकर मुस्लिम सेक्ट्स के साथ भी हुआ। फाइनली पाकिस्तान का पहला कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया जाता है, जिसमें पाकिस्तान को ऑफिशियली इस्लामिक रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर ना इंटरेस्टिंग बात ये थी कि कॉन्स्टिट्यूशन में जिस शरिया इंटरप्रिटेशन को जगह दी गई थी वो देवबंदी लीनिंग था। उलेमा बोर्ड और एडवाइजरी काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी इन जैसे संस्थानों ने बनाया था, जिनमें मेजॉरिटी देवबंदी स्कॉलर्स थे। भले ही इस दौरान बरेलवी और देवबंदियों के बीच में पावर स्ट्रगल चल रही हो, लेकिन 1970s के दौर में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है जब जनरल जिया उल हक 1977 में कू करके सत्ता संभाल लेते हैं और इसके तुरंत बाद पाकिस्तान का पूरा रिलीजियस इक्वेशन बदलने लगता है। देखिए, जिया एक हार्डकोर देवबंदी था और वो चाहता था कि इस्लाम का देवबंदी फॉर्म ही पाकिस्तान की स्टेट आइडेंटिटी बने। इसी कारण उसने अपने 11 साल के डिक्टेटरशिप में पाकिस्तान को टॉप टू बॉटम इस्लामाइज कर दिया। एजुकेशन, मीडिया, लॉ, मिलिट्री सब में रिलीजन घुसा दिया गया। जिया का इस्लामाइजेशन प्रोजेक्ट मेनली सऊदी अरेबिया के सपोर्ट से चल रहा था। अच्छा, कैसे, वो समझने के लिए ना हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड देखना पड़ेगा। देखिए, 1979 में ईरान रेवोल्यूशन हुआ और ईरान रेवोल्यूशन के बाद सऊदी अरेबिया को शिया इन्फ्लुएंस से बहुत ज़्यादा डर लगने लग गया था। सऊदी को पता था कि अगर उसे मुस्लिम वर्ल्ड पर अपनी लेजिटिमेसी और अपना कंट्रोल बना के रखना है तो उसे अपना वहाबिज्म आइडियोलॉजी यानी प्योर इस्लाम की आइडियोलॉजी वही एक्सपोर्ट करनी पड़ेगी। और इसी कारण सऊदी ने पाकिस्तान में देवबंदीज को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। उन्हें फंड दिया गया। क्यों? क्योंकि देवबंदी सऊदी के वहाबी या कहें सलाफी सेक्ट के सबसे क्लोज था। वो भी प्योर इस्लाम में बिलीव करते थे। ये पैसे डायरेक्टली मदरसाज, मॉस्क्स और जिहादी ऑर्गेनाइजेशंस में डाले गए। जिया ने अफगान जिहाद के नाम पर थाउजेंड्स ऑफ न्यू मदरसाज बनवाने की परमिशन दे दी, जिनमें ज़्यादातर देवबंदी और वहाबी कंट्रोल में थे। 1980s के मिड तक 7,000 से ज़्यादा नए मदरसाज रजिस्टर हो चुके थे और 60 से 70% उनका सिलेबस जिहाद, तकफीर और देवबंदी आइडियोलॉजी पर बेस्ड था। एक ऐसी जनरेशन बना दी गई जो काफ़ी रेडिकल हो चुकी थी। इसके बाद सिस्टमेटिकली बाकी के सेक्ट्स का परसिक्यूशन होना शुरू हुआ। अहमदियों को तो काफिर घोषित कर दिया गया था। खुद बरेलवियों का भी मार्जिनलाइजेशन होना शुरू हो चुका था, क्योंकि देवबंदी और हनाफी सेक्ट के मुताबिक बरेलवी प्योर मुस्लिम नहीं थे और जिहाद के लिए बिल्कुल अनफिट थे। धीरे धीरे उनकी पावर को ख़त्म कर दिया गया। उनके मज़ार, उनकी मॉस्क के जो फंड थे वो गवर्नमेंट के औकफ डिपार्टमेंट के कंट्रोल में चले गए। देखते ही देखते जिया के दौर में देवबंदी इस्लाम पाकिस्तान का स्टेट बैक्ड इस्लाम बन चुका था। फिर इस दौर में कई देवबंदी जिहादी ग्रुप्स भी पैदा होने लगे, जैसे जमीयत उलेमाए इस्लाम,
सिपाही साहब, फिर बाद में लश्कर तैयबा, जिन्हें अलेजिडली खुद जिया की गवर्नमेंट बैक कर रही थी उस टाइम पर। और इसी कारण आयरॉनिकली जो सेक्ट पाकिस्तान में मेजॉरिटी में था यानी बरेलवी, वही सबसे ज्यादा नेग्लेक्ट और परसिक्यूशन का शिकार बना। देवबंदी लिंक्ड मिलिटेंट ग्रुप्स, उन्होंने बरेलवी श्राइन्स और मजलस को डायरेक्ट अटैक करना शुरू कर दिया था, चाहे वो दाता दरबार में बॉम्बिंग हो या फिर अब्दुल्ला शाह गाजी की मज़ार में ब्लास्ट हो। आए दिन बरेलवियों की मज़ारों और मस्जिदों में अटैक्स हो रहे थे और इनके इमामों को बिद्दती और काफिर कहकर मार दिया जाता था। बरेलवीज के लिए सब कुछ अंदर अंदर रिजेंटमेंट में बदल रहा था। वो समझ रहे थे कि जिस इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान बना, उस पाकिस्तान के अंदर अब उनके लिए कोई जगह नहीं बची है और अब वो टाइम आ चुका है जब सत्ता को छीना जाए, जब ताकत खुद अपने पास वापस ली जाए। देखिए, वो कहते हैं ना कि टाइम हमेशा एक सा नहीं रहता है। 1999 में जनरल परवेज मुशर्रफ ने कू करते हुए पाकिस्तान की सत्ता हथिया ली थी। अब हुआ क्या था कि जो रेडिकलाइजेशन पाकिस्तान के अंदर फैलाया गया था ना, इससे पाकिस्तान में आए दिन अटैक्स हो रहे थे, पर साथ ही साथ ना कश्मीर में मिलिटेंसी और तालिबान के सपोर्ट के चक्कर में पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल इमेज थी ना, वो खराब हो रही थी। ऊपर से 9/11 के बाद ना यूएस ने पाकिस्तान पर प्रेशर डाला था कि जिहादी ग्रुप्स जो है ना, उनको डिसमेंटल करे, वरना फंडिंग रोक दी जाएगी उनकी। और इसके बाद ना मुशर्रफ ने अपना सो कॉल्ड वॉर अगेंस्ट टेरर लॉन्च कर दिया था, जो कि कभी एक्चुअली में हुआ ही नहीं था। लेकिन ऐसा नहीं है कि मुशर्रफ ने बिल्कुल कुछ नहीं किया था इसके खिलाफ, बल्कि मुशर्रफ को ना खुद रियलाइज हुआ था कि पाकिस्तान की इमेज को सुधारने के लिए ना बरेलवी मुसलमानों को एम्पायर किया जाना चाहिए एज अ मॉडरेट एंड पीसफुल इस्लाम। और इसीलिए ना पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने इनडायरेक्टली बरेलवी क्लैरिक्स को सपोर्ट देना शुरू कर दिया, उन्हें वापस पावर दी जाने लगी ताकि उसका यूज पीसफुल इस्लाम की ब्रांडिंग के रूप में किया जा सके। इनफैक्ट मुशर्रफ जो था ना, वो रेगुलरली खुद दरगाह जाने लग गया था, सूफी एग्जीबिशंस लगवाने लग गया था। यहाँ तक कि 2006 में ना मुशर्रफ ने नेशनल काउंसिल फॉर द प्रमोशन ऑफ सूफीज़म बनवाई थी और सूफी फेस्टिवल्स और कव्वाली इवेंट्स को प्रमोट करवाया था। और इसी कारण से ना देखते ही देखते बरेलवी जो थे ना, वो पॉलिटिकली रेलेवेंट होने लग गए। पर पाकिस्तान गवर्नमेंट ने ना सिर्फ इन्हें प्रमोट नहीं किया, बल्कि तालिबानाइजेशन के खिलाफ ना लड़ने के लिए इनको बड़ी अथॉरिटी भी देना शुरू कर दी थी। इन प्रो बरेलवी ग्रुप्स को ना हथियार प्रोवाइड करवाए गए और इनका एक ग्रुप बनाया गया जो कि रेडिकल देवबंदी और तालिबान इस्लामिस्ट से लड़ने वाला था। और यहीं पर ना बरेलवियों को मौका मिल गया अपना वर्चस्व बनाने का। यहाँ से उन्होंने ब्लास्फेमी जैसे मुद्दों को उठाना शुरू कर दिया। वो बोलने लगे कि जो प्रॉफिट के खिलाफ बोलेगा उसका सर तन से जुदा होगा। इसी दौरान ना 2011 में एक केस हुआ जिसमें बेसिकली आसिया बीबी जो कि क्रिश्चियन थी, उन पर इल्जाम लगा के उन्होंने प्रॉफिट के अगेंस्ट ब्लास्फेमी की है। और इसके बाद ना 2010 में कोर्ट ने आसिया बीबी को मौत की सजा सुना दी थी। सलमान तासीर जो उस समय पंजाब के गवर्नर थे, उन्होंने कहा था कि ब्लास्फेमी लॉ जो है ना, उसका मिसयूज हो रहा है और आसिया बीबी के साथ गलत हुआ है। इस पर बरेलवी उलेमा भड़क गए और कहने लगे कि तासीर जो है ना, वो प्रॉफिट का अपमान कर रहा है और उसका जमकर विरोध हुआ। और इसी बात पर सलमान तासीर के ही सिक्योरिटी गार्ड मुमताज कादरी, जो कि एक बरेलवी बैकग्राउंड का व्यक्ति था, उसने तासीर पर 27 गोलियां चला दी। कोर्ट ने इस मुमताज कादरी को मौत की सजा सुना दी थी, लेकिन देखते ही देखते कादरी जो था वो हीरो बन गया। बरेलवी इमाम ने कादरी को गाजी और शहीद डिक्लेयर कर दिया। उसके जनाजे में लाखों लोग आए। उसकी कब्र पर ना बाकायदा एक मजार बनाई गई और कई रेडिकल बरेलवी ग्रुप्स जो है ना, उनका जन्म इसी के बाद हुआ। ये जो मूवमेंट था ना, वो बरेलवी रेडिकलाइजेशन का टर्निंग पॉइंट था। पाकिस्तानी गवर्नमेंट जिसे पीसफुल इस्लाम कहकर प्रमोट कर रही थी ना, वही अब ओपनली गवर्नमेंट के कातिलों को हीरो बना रही थी। और इसी दौरान ना खादिम हुसैन रिजवी नाम का एक शख्स आया। ये बरेलवी इमाम था। रिजवी ओपनली बोलता था कि मुमताज कादरी ने इस्लाम को बचाया है और हमें उसके बलिदान को नहीं भूलना है। इसी बंदे ने ना लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा दिया था, विच मीन्स ओ अल्लाह के रसूल, मैं तेरे लिए खड़ा हूँ। और इस नारे को ना एक मूवमेंट में बदल दिया गया। 2015 में ना इसी रिजवी ने तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह बनाई थी। ये एक ऑर्गेनाइज्ड रिलीजियस स्ट्रीट फोर्स थी। हर मस्जिद, हर मोहल्ला, हर मदरसे में इसका नेटवर्क बनाया गया था। और ये जो पूरा का पूरा नेटवर्क है ना, ये मुमताज कादरी के नाम पर यूनाइट हो गया। धीरे धीरे सारे के सारे संगठन, सारे के सारे लोग जो हैं, वो गवर्नमेंट के खिलाफ हो रहे थे, क्योंकि उसी गवर्नमेंट ने, उसी कोर्ट ने बरेलवी मुमताज कादरी को फांसी की सजा सुना दी थी। बरेलवी मुसलमानों की भीड़ ने ना हिंसक प्रोटेस्ट शुरू कर दिए थे। भीड़ ने गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पर हमला शुरू कर दिया था, बसेस और ट्रेन स्टेशन को जला दिया था। पाकिस्तान की सरकार ने इनिशियली क्रैकडाउन करने की कोशिश भी की, पर जब वायलेंस ज्यादा बढ़ गया तो उन्होंने मोबाइल नेटवर्क्स बंद कर दिए और फिर नेगोशिएशन टेबल पर आ गए। ये ना पाकिस्तान का पहला स्टेट सरेंडर का मूवमेंट था। यहीं से टीएलपी यानी कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का कॉन्फिडेंस बढ़ने लग गया और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के नाम से एक पॉलिटिकल पार्टी तक बना दी गई। इसके बाद ना 2017 में इलेक्शन रिफॉर्म्स एक्ट के एक शपथ के अंदर एक टेक्निकल गलती हो गई,
जिसे प्रॉफिट की इंसल्ट के रूप में बदल दिया गया। रिजवी ने इसे इस्लाम और प्रॉफिट के खिलाफ साजिश बता दिया और जिहाद की बात करने लग गया। इसके बाद रिजवी और उसके 1500 से ज्यादा फॉलोअर्स सड़क पर बैठ गए। 21 दिन तक इस्लामाबाद को ब्लॉक कर दिया गया था। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, स्कूल्स, ऑफिसेस सब बंद रहे थे और इसी वजह से लाहौर, कराची और फैसलाबाद में भी इसी तरीके के कई प्रोटेस्ट किए जाने लग गए। कोर्ट्स ने गवर्नमेंट को बोला कि भी प्रोटेस्ट को खत्म कराओ, पर जब आर्मी गई ना तो वायलेंट क्लैशेस हुए जिसमें 6 लोग मर गए और 200 से ज्यादा घायल हो गए। अल्टीमेटली सरकार को इन हिंसक प्रोटेस्ट के सामने झुकना पड़ा। मतलब पाकिस्तान की स्टेट ने खुद दिखाया कि अब देश में हुक्म इलेक्टेड गवर्नमेंट का नहीं, सड़क पर उतरी भीड़ का चलेगा। लेकिन इसके बाद ना 2018 में पाकिस्तानी कोर्ट ने आसिया बीबी को ब्लास्फेमी केस में बरी कर दिया और इसके कारण ना तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अपने बरेलवी फॉलोअर्स के साथ फिर से सड़क पर आ गई। 3 दिन तक पूरा पाकिस्तान जला दिया गया। लाहौर, कराची, रावलपिंडी में हाईवेज ब्लॉक कर दिए गए। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के लीडर्स ने ओपनली जजेस और आर्मी चीफ के खिलाफ फतवे जारी कर दिए। उन्होंने जनरल बाजवा को ना अहमदी एजेंट तक डिक्लेयर कर दिया था। बरेलवी इमाम पीर अफजल कदर ने साफ कह दिया था कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट को उखाड़ कर फेंक देंगे इस्लाम को बचाने के लिए। और इन सारी धमकियों के बाद फिर वही हुआ, गवर्नमेंट फिर इनके सामने झुक गई। ये सरेंडर जो था ना और ज्यादा डेंजरस था क्योंकि अब जो न्यायपालिका थी ना उसको भी भीड़ के सामने झुकना पड़ रहा था। बरेलवी मुसलमान इतने ज्यादा रेडिकल हो गए थे कि सिंपल सी अफवाह कि किसी ने प्रॉफिट मोहम्मद की शान में गुस्ताखी की है, इस पर भी ना वो किसी को मार देते थे। उन्हें लगने लगा था कि प्रॉफिट के ऑनर को बचाना सिर्फ उनकी जिम्मेदारी है। आगे चलकर ना खादिम हुसैन रिजवी की मौत हो जाती है और इंटरेस्टिंगली उसके जनाजे में लाखों लोग आते हैं, शायद जिन्ना के जनाजे से भी ज्यादा। और ये दिखाता है कि जो जनाजा था ना ये सिर्फ एक बरेलवी इमाम का फेयरवेल नहीं था, ये एक मैसेज था कि बरेलवी इस्लाम अब ऑफिशियली पाकिस्तान की नई पॉलिटिकल रियलिटी बन चुका है। खादिम रिजवी की मौत के बाद ना उसका बेटा साद हुसैन रिजवी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का चीफ बन गया। लोगों ने सोचा कि यंग लीडरशिप है तो पार्टी सॉफ्ट हो जाएगी, पर हुआ उल्टा। साद रिजवी ने ना अपने बाप के हर हार्डलाइन पोजीशन को मेंटेन किया और उसे और ज्यादा ऑर्गेनाइज बना दिया। लेकिन इस बार ना पाकिस्तान की गवर्नमेंट उसके लिए रेडी थी और इसी कारण से ना उसको तुरंत अरेस्ट कर लिया गया। लेकिन जैसे ही साद रिजवी अरेस्ट हुआ तो पूरे पाकिस्तान के अंदर फिर से दंगे फूट पड़े। लाहौर, कराची, फैसलाबाद, इस्लामाबाद हर जगह हाईवेज ब्लॉक कर दिए गए। पुलिस स्टेशंस पर अटैक हुए और 11 पुलिस ऑफिसर्स को हॉस्टेज बना लिया गया। यह मॉडर्न पाकिस्तान की हिस्ट्री का ना सबसे कोऑर्डिनेटेड, स्पॉन्टेनियस और रिलीजियस राइट था। इसके बाद गवर्नमेंट ने फाइनली तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को टेरर ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया। पर ये जो बैन था ना, ये जो आदेश था वो 6 महीने भी नहीं टिक पाया क्योंकि इससे पाकिस्तान की इंस्टेबिलिटी और ज्यादा बढ़ गई। बरेलवी मुसलमानों ने फिर से आगजनी और वायलेंट प्रोटेस्ट शुरू कर दिए और सीधा कह दिया कि वो गवर्नमेंट से कोऑपरेट नहीं करेंगे। पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट को फिर से झुकना पड़ा। आर्मी और पंजाब गवर्नमेंट ने पीस डील साइन की और टीएलपी के मेजॉरिटी डिमांड्स एक्सेप्ट कर लिए, जिनमें से एक डिमांड थी कि ब्लैस्फेमी के जो अक्यूज लोग हैं उनके ऊपर टेररिज्म का मुकदमा चलेगा। इसके साथ ही ना साद रिजवी को रिलीज कर दिया गया और उसका बैन हटा लिया गया। बरेलवी और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने प्रूव कर दिया था कि उनके पास कोई भी पार्लियामेंट्री पावर नहीं है, पर स्ट्रीट पावर अनलिमिटेड है। आज तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के पास ना 50 लाख से ज्यादा की स्ट्रीट पावर है, जो कि सिर्फ एक कॉल पर पूरे पाकिस्तान को पैरालाइज कर सकती है। और इसीलिए ना इस साल बरेलवियों ने लब्बैक या अक्सा मिलियन मार्च अनाउंस कर दिया फिलिस्तीन के सपोर्ट में। अभी जो पाकिस्तान के अंदर अक्टूबर 12 को दंगे हुए ना 2025 में, वो इसी मुद्दे पर हुए हैं। आज कई फोटो सामने आ रहे हैं जिसमें तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की ना पाकिस्तान की आर्मी के साथ झड़प हो रही है और इन लोगों के पास पाकिस्तानी आर्मी से ज्यादा एडवांस्ड वेपन्स दिख रहे हैं। कहा जा रहा है कि लब्बैक जो है ना उसको खुद पाकिस्तान की आर्मी का सपोर्ट मिला हुआ है ये सब कुछ करने के लिए। और ये सब कुछ ना दिखा रहा है कि पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की आर्मी, ये सब उस पाकिस्तानी मॉन्स्टर से डरने लगे हैं जो खुद पाकिस्तान ने बनाया था। देखिए, आज इस बात में कोई डाउट नहीं है कि अगर यही सब चलता रहा तो वो दिन बिल्कुल दूर नहीं है जब पाकिस्तान का पूरा सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या इंडिया इस प्रॉब्लम से इम्यून है? क्या हमारे यहाँ वही बीमारी, वही रेडिकलाइजेशन धीरे धीरे पनप नहीं रही है? आज की तारीख में भारत में भी ऐसे कई केसेस मौजूद हैं जो इस खतरे की ओर इशारा करते हैं। 2000s के दशक में मुंबई के रजा एकेडमी जैसे ग्रुप्स ने पाकिस्तान के तहरीक तब्बैक पाकिस्तान की तरह प्रोटेस्ट मॉडल को अपनाने की कोशिश की थी। 2006 में भिवंडी में इस ऑर्गेनाइजेशन ने एक प्रोटेस्ट निकाला जो वायलेंट हो गया और मॉब ने 2 पुलिस वालों को पीट पीट कर मार दिया। उस वक्त ये साफ हो चुका था कि कुछ एलिमेंट्स रिलीजन के नाम पर स्ट्रीट पावर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इनफैक्ट आप कमलेश तिवारी की हत्या की बात कर लो, उनको मारने वाला मौलाना मोहसिन शेख वो खुद बरेलवी इमाम था। आप कन्हैया लाल की बात कर लो, इनके 2 मर्डरर्स
गौज मोहम्मद और रियाज अतारी, वो भी बरेलवी थे। और यहाँ हैरानी की बात देखिए, ये दोनों दावती इस्लामी नाम के पाकिस्तानी बेस्ड बरेलवी नेटवर्क से जुड़े पाए गए। गूज मोहम्मद तो 2014 में कराची तक गया था दावत इस्लामी इज्तिमा में शामिल होने के लिए। उसी वक्त महाराष्ट्र के अमरावती में उमेश कोहली की भी हत्या कर दी गई, सिर्फ इसलिए कि उसने प्रॉफिट रिमार्क्स वाले इशू पर एक व्हाट्सएप मैसेज फॉरवर्ड कर दिया था बस। ये सारे मामले ना एक पैटर्न को दिखा रहे थे कि इंडिया के अंदर भी कुछ रेडिकल बरेलवी फ्रिंज एलिमेंट्स मौजूद हैं जो प्रॉफिट के ऑनर के नाम पर लॉ को अपने हाथ में लेने लगे हैं। अब सवाल ये था कि क्या इंडिया पाकिस्तान बन जाएगा या नहीं? क्या यहाँ भी मॉब सड़क पर आकर सरकार से डील करेगी? इसका जवाब है नहीं, क्योंकि इंडिया का स्टेट स्ट्रक्चर, लॉ एनफोर्समेंट और डेमोक्रेटिक बैलेंस, इन सब ने रेडिकलिज्म को ना जड़ से कंटेन कर रखा है। सरकार ने 2 ट्रैक अप्रोच अपनाई, एक तरफ हार्ड लॉ एनफोर्समेंट और दूसरी तरफ रिलीजियस आउटरीच। हार्ड अप्रोच में सरकार ने किसी भी रेडिकल एक्टिविटी पर तुरंत एक्शन लिया। उदयपुर, कानपुर, रांची, प्रयागराज, इन जैसे केसेस में सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार किया गया। यूपी की सरकार ने तो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट यानी NSA और गैंगस्टर्स एक्ट तक लगा दिया ताकि मैसेज साफ जाए। रिलीजन के नाम पर वायलेंस का मतलब है जेल और बुलडोजर। जिन लोगों ने राइट्स को ऑर्गेनाइज किया उनके इलीगल प्रॉपर्टीज को गिरा दिया गया। ये अप्रोच हार्श जरूर थी लेकिन इफेक्टिव रही। फिर आया दूसरा फ्रंट यानी सॉफ्ट अप्रोच, क्योंकि सरकार जानती थी कि हर एक बरेलवी एक्सट्रीमिस्ट नहीं है। मेजॉरिटी आज भी पीस लविंग, श्राइन ओरिएंटेड और नेशनलिस्ट मुस्लिम हैं। और इसी सोच से 2016 में वर्ल्ड सूफी फोरम हुआ, जिसमें PM मोदी ने खुद कहा सूफीज्म इज इंडियाज स्पिरिचुअल गिफ्ट टू द वर्ल्ड। देखिए, सूफियों का क्या इतिहास रहा है उसके बारे में चर्चा की जा सकती है, लेकिन आज की डेट में अगर सूफी थोड़े से कंट्रोल में हैं तो उनको कंट्रोल करके रखना चाहिए। उसके बाद सरकार ने सूफी क्लरिक्स और बरेलवी लीडर्स से लगातार संवाद बना के रखा। फिर 2022 में जब उदयपुर इंसिडेंट हुआ, उसके बाद NSA अजीत डोवाल ने दिल्ली में ऑल इंडिया सूफी सज्जदा नशीन काउंसिल की मीटिंग बुलाई। और इस मीटिंग में ना हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे रिलीजियस लीडर्स मौजूद थे। सबने मिलकर एक 8 पॉइंट पीस रेजोल्यूशन पास किया, जिसमें कहा गया रिलीजन के नाम पर वायलेंस कभी भी जस्टिफाइड नहीं किया जाएगा। सूफीज ने खुद डिमांड की कि PFI जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को तुरंत बैन कर देना चाहिए। पर देखिए, हमें यहाँ पर एक बात बिल्कुल समझनी पड़ेगी, और बेशक आप मानो या ना मानो, आज इंडिया इसलिए रेडिकलिज्म से डील कर पा रहा है क्योंकि इंडिया एक हिंदू मेजॉरिटी कंट्री है और एक सेक्युलर फ्रेमवर्क हिंदुओं के अंदर ऑलरेडी है, जिस कारण कोई भी सेक्ट, ना बरेलवी, ना देवबंदी, ना वाहबी, स्टेट को बैकमेल नहीं कर पा रहे हैं। ये यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, रिलीजन उसके अंडर प्रोटेक्टेड है। यहाँ रिलीजन स्टेट को कंट्रोल करता है, यहाँ स्टेट रिलीजन को प्रोटेक्ट करता है। इंडिया का सिस्टम अभी तक इसलिए बचा हुआ है क्योंकि यहाँ लॉ सुप्रीम है और हिंदू मेजॉरिटी में है। वो सिविलाइजेशनल बैलेंस मौजूद है जो एक नेशन को संभाल कर रखता है, और यही फंडामेंटल डिफरेंस है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। बाकी आपको क्या लगता है इस पूरे मुद्दे के बारे में? अपनी राय कमेंट्स में अवश्य रखिए। आप इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, और हमें सपोर्ट करना अगर चाहते हैं तो UPI, पेट्रियन और ज्वाइन बटन, ये तीनों ही लिंक्स मौजूद हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में। इनके लिंक्स आपको मिल जाएंगे। आप देख रहे थे आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।